हो गए? हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good morning, sir. It is taking a lot of time to, allow people, admit people into the class. So I thought I'll not waste time and I'll write down the next topic on the board. थोड़ा जूम इन कर रही है, सिर्फ इस पोर्शन को जूम इन कर दीजिए. जूम इन. ठीक भाई, if the picture is not clear, if the video is not clear, there is a problem with your internet connection. So please bear with it. In a minute or two, वो clear हो जाएगा. आप लोग सब अपने अपने वीडियोस और ऑडियो दोनों बंद कर दीजिए. थैंक यू शिवम, वीडियो इज क्लियर. ओके, लेट मी स्टार्ट. ठीक है. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट इन द लास्ट क्लास, इफ यू रिमेंबर वी हैव लेफ्ट विथ द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर एल सी, एंड हमने फाइनली आर का वी आई रिलेशनशिप, एल का वी आई रिलेशनशिप, कैपेसिटेंस का वी आई रिलेशनशिप, इन तीनों के बारे में हमने उस दिन पढ़ा है, उसको डिराइव किया है.
एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो मैंने स्टार्टिंग क्या किया, मैंने VI रिलेशनशिप से स्टार्ट किया है, ठीक है, तीनों के। और VI रिलेशनशिप क्यों है? V एंड I आर नथिंग बट V वोल्ट्स वोल्टेज, I एम्पियर्स करंट। तो वोल्टेज और करंट इलेक्ट्रिकल है, बिल्कुल क्लियरली इलेक्ट्रिकल है। तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज RLC एंड इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ RL एंड C। नाउ व्हेन वी से इलेक्ट्रिकल, अगर वोल्टेज और करंट है तो डेफिनेटली पावर भी होना चाहिए। तो VI अगर है तो पावर भी होगा, तो पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकली V इंटू I है। तो तीनों में पावर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, P इज इक्वल टू V इंटू I, V इंटू I, V इंटू I। Whereas VI रिलेशनशिप आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ देम, ईच केस में VI रिलेशनशिप अलग है। तो अब मैं अगर पावर कैलकुलेट करूंगा तीनों में, तो P इज इक्वल टू V इंटू I है। तो मैंने क्या किया, यहां पर V को IR से रिप्लेस किया, IR इंटू I स्क्वायर R, ये आप जानते ही हैं सब लोग। तो दिस इज पावर इन रेसिस्टेंस, दिस इज पावर इन रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट है वॉट्स। मैंने यहां पर सबके यूनिट्स लिखे हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन यूनिट्स वेर एवर यू यूज दीज टर्म्स, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज, you know, with every term you have to put their units. Like for example, अगर मैंने पावर रखा है तो W मतलब वॉट्स है, E किया है तो WS वॉट सेकेंड, ये लिखना जरूरी होता है। यहां पर मैंने अलग से लिख दिया ताकि आप लोगों को सुविधा हो लिखने में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया। अब L में P क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू I, V इज L डी आई बाई डी टी, तो L डी आई बाई डी टी इंटू I। आप ये मत पूछिए कि कैपिटल और स्मॉल में क्या अंतर है, फिलहाल फॉरगेट अबाउट द डिफरेंसेस, आई एम कंसीडरिंग इट टू बी अ स्मॉल I। L I डी आई बाई डी टी, L I डी आई बाई डी टी इज माई पावर। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर, P इज इक्वल टू C V डी वी बाई डी टी। इज इट ओके? नाउ वंस आई गॉट पावर, देखिए पहले भी मैंने कहा VI रिलेशनशिप आया तो पावर रिलेशनशिप भी आएगा, तो ये पावर है आपके तीनों में। लेकिन पावर अकेले से हम काम नहीं करेंगे, हमें तो अल्टीमेटली ये तीनों चीजें एक सर्किट में चाहिए, और सर्किट में हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ देम। सो एनर्जी E इज डिफाइंड एज इंटीग्रल P इंटू डी टी। नॉर्मली एनर्जी इज P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अगर हम डिफरेंट इंस्टेंस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं, इस T को हम डिफरेंटली T1, T2, T3 में डिवाइड कर सकते हैं और सो ऑन। तो हर टाइम पीरियड का अलग अलग पावर हो सकता है। तो टाइम पीरियड 1 के लिए P1 हो सकता है, टाइम पीरियड 2 के लिए P2, P3 एंड सो ऑन। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। समझ गए? ऐसे ही इसको हम मैथमेटिकली, ये दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हमने यहां पर मैथमेटिकली लिखा है P इंटीग्रल P डी टी, इंटीग्रल P डी टी, इंटीग्रल P डी टी। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल, दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर फिजिक्स और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बट आपने उसको इस तरह पढ़ा होगा। तो इसी को मैंने थोड़ा एक्सपैंड किया फॉर डिफरेंट टाइम्स एंड ए टोटल टाइम, तो मेरा इंटीग्रल P डी टी आएगा। अब इंटीग्रल करने में E इज इक्वल टू इंटीग्रल, आप लोगों ने शायद उस फिजिक्स में इंटीग्रल शायद नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन तो उस समय पढ़ा ही नहीं होगा। अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो 12वीं में बाद में आप इंटीग्रल में आते हो मैथ्स में, तो इसलिए इंटीग्रेशन अभी इस लेवल पे आप लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज आप सिंपल P इंटू टी पढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रल P डी टी में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा P को, I स्क्वायर R डी टी, ये कांस्टेंट है, I स्क्वायर R बाहर निकालो, इंटीग्रल डी टी इज नथिंग बट T, सो I स्क्वायर R T, ठीक है, I स्क्वायर R T इज नथिंग बट द एनर्जी इन रेसिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली E इज इक्वल टू इंटीग्रल P डी टी में E इज इक्वल टू इंटीग्रल L I डी आई बाई डी टी, P को मैंने L I डी आई बाई डी टी से रिप्लेस किया, डी टी कैंसिल हो जाएंगे नॉर्मली, तो बचेगा इंटीग्रल L I डी आई, तो L I कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रल डी आई, इंटीग्रल डी आई 1 इंटू डी आई इज नथिंग बट
आई बाई टू, सॉरी एल आई कॉन्स्टेंट नहीं है, एल ही कॉन्स्टेंट है, सॉरी। इंटीग्रल आई डी आई क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई टू आएगा। ये तो आपका मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन से आपको मिलता है। तो एल कॉन्स्टेंट है, एल को मैंने अलग रखा है। इंटीग्रल आई डी आई जो मिलेगा, डी 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 तो कैंसिल हो गए, तो आई डी आई जो मिलेगा उससे मुझे आई स्क्वायर बाई टू आएगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इसमें से आएगा। सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। सो दीज आर द 3 एनर्जी एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ईच ऑफ दिस एलिमेंट। R I square RT, L हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर। और इन सबका मैंने यहां पर यूनिट्स भी लिखा है, वोल्ट्स, एम्पियर्स, ओम्स, L हेनरी, C फैरेड, P वॉट्स, एनर्जी वॉट सेकेंड। और अगर कभी कभी इसको वॉट आवर भी बोलते हैं, सेकेंड्स को आप आवर्स में भी लिख सकते हो, तो इट इज अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम आर यूनिट्स ऑफ टाइम ओनली, सो यू कैन राइट इट इन आइदर सेकेंड और आवर्स। इज इट ओके? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, ये जो एनर्जी है रेजिस्टेंस में, ये लॉस होता है। रेजिस्टेंस में एनर्जी हमेशा लॉस होता है। यही वो एनर्जी है जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जब पढ़ा था कि भाई रेजिस्टेंस के अंदर हमने जब एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते फिरते दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, तो देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट इज व्हाट इज दिस एनर्जी। दिस इज द एनर्जी दैट इज लॉस्ट इनसाइड ए रेजिस्टेंस। नाउ कमिंग बैक टू इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसमें एक खासियत है। क्या खासियत है? दिस एनर्जी इज नॉट लॉस्ट बट दिस इज स्टोर्ड इन बोथ ऑफ देम। E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर होता है। E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर होता है। आपको याद होगा कैपेसिटेंस स्टोर्स एनर्जी, चार्ज के रूप में एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं? कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का सिंपल एग्जांपल आपका बैटरी है, तो बैटरी में एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है बैटरी, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड अ बैटरी। सिमिलरली एनर्जी इज आल्सो स्टोर्ड इनसाइड अ इंडक्टेंस, बट द डिफरेंस इज, ये चीज आप नोट कर सकते हैं बाद में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडक्टेंस में हाफ एल आई स्क्वायर है और इसमें हाफ सी वी स्क्वायर है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। आप देखिए, और मैंने कहा दोनों में स्टोर, लेकिन इन मैग्नेटिक फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं, मैग्नेटिज्म के फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। कहां पर? इंडक्टेंस में। और कैपेसिटेंस स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, चार्ज के रूप में स्टोर होता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन एन इंडक्टेंस एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये दोनों, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फॉर्म एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इन कैपेसिटेंस। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी, इसका वजह भी है, हमने ऑलरेडी जिस दिन हमने इन तीनों को डिस्कस किया था उस दिन हमने क्लियरली कहा है कि इंडक्टेंस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी से। सो दैट इज व्हाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू मैग्नेटिज्म एंड इट स्टोर्स इनसाइड अ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। ऐसे ही कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है एज अ चार्ज, प्लस माइनस चार्ज कैपेसिटेंस के प्लेट्स के अक्रॉस। दूसरा एक खासियत और है, आप देख सकते हैं कि E एनर्जी जो है नॉर्मली VI है तो P है, P है तो एनर्जी है ना? तो अगर मैं सिंपली यहां लिख दूं कि P इज इक्वल टू VI और E इज इक्वल टू VI इंटू T, ये तो सच वाली बात है कि एनर्जी जो है P इंटू T है, तो एनर्जी में वोल्टेज, करंट और टाइम तीनों होना चाहिए। लेकिन आप यहां पर देखिए इंडक्टेंस में एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर है,
यहां पर V वाला टर्म नहीं है, विच मीन्स एनर्जी विल नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज हियर इंडक्टेंस। अब यहां पर देखिए एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर, यहां पर करंट वाला टर्म नहीं है, which means energy is not dependent on current in capacitor. So you can say energy is independent of voltage V. यहाँ पर energy is independent of current I. इसका मतलब even V is equal to 0, then energy is stored. इस केस में इवन I is equal to 0, even if I is equal to 0, energy is stored. आप पूछ सकते हैं कि सर V is equal to 0 होगा तो फिर I तो 0 होगा, यहां पर तो एनर्जी भी 0 होना चाहिए। नहीं, वो कंडीशन हमेशा जरूरी नहीं है सेटिस्फाई हो। अभी उसको मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं, यहां पर जगह भी है और भी है जगह हमारे पास, ठीक है। कैपेसिटेंस में एनर्जी की वैल्यू, कैपेसिटेंस फिर से पूछिए। कैन यू प्लीज पोज द क्वेश्चन वंस अगेन। कैपेसिटर में सर जो आई की वैल्यू जो रखी है सर वो एनर्जी स्टोर कैसे करेगा फिर जब आई की फॉर्म में सर वो? नहीं, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, प्लीज पोस्ट इट ऑन द मैसेज बॉक्स। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस, प्लीज पोस्ट देम ऑन द मैसेज बॉक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लिख के रख लीजिए, मैं लास्ट 5 मिनट आपको लास्ट 5 मिनट आपको डाउट्स के लिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। प्लीज आप लोग लिख के रख लीजिए, बिकॉज मैं 2-3 बार पूछूंगा, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। तो प्लीज जैसे ही आपको डाउट आता है प्लीज आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। और जब मैं बोल दूंगा तो आप टाइप कर देना मैसेज उस पर। तो देखिए, अलग अलग मैंने सबको बॉक्स के फॉर्म में अलग अलग कर दिया, सारे पॉइंट्स को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, L इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फॉर्म, क्योंकि जब आप इंडक्टर मतलब एक कॉइल में जब आप करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, विच मीन्स मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर। सिमिलरली कैपेसिटर के 2 प्लेट्स आप आमने सामने रखेंगे और आप करंट पास करेंगे तो डेफिनेटली, और चार्ज करेंगे, उसमें करंट नहीं, बेसिकली वोल्टेज दोगे आप। जब वोल्टेज दोगे तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या अगर वो बैटरी है तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी तो स्टोर्ड होगा, किसी भी फॉर्म में, दोनों में एनर्जी स्टोर होता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, वोल्टेज हैज नो रोल इन दिस, तो एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन voltage, so independent of voltage, this energy is independent of voltage. Here current has no role, so you can say independent of current, which means even if voltage is 0, energy can be stored here, which means even if I is equal to 0, energy can be stored. इसका क्या मतलब है? V is equal to 0 is called short circuit condition. Please understand this. ठीक है, V इज इक्वल टू 0 मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू 0, वोल्टेज इज इक्वल टू 0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। वोल्टेज कब 0 होगा? वोल्टेज इज ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये बड़ा सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हो, ये ट्राई मत करना घर पे, फिर भी आप ट्राई करोगे तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता होगा कि प्लग पॉइंट के 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पिन प्लग अगर बात करते हैं तो दोनों के बीच में 230 वोल्ट रहेगा, आप अगर मेजर करोगे तो देयर इज अ वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज 230 वोल्ट। मैं घर का ही एग्जांपल दिखा रहा हूं, दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आपने इन दोनों को
एक तार से जोड़ दिया, ऐसे दोनों में तार ऐसे रख दिया, तो आप क्या कर रहे हो, आपने शॉर्ट कर दी, शॉर्ट सर्किट कर दिया, है ना, समझ गए। विच मीन्स ये जो 230 वोल्ट था ना, आपने इसको जीरो बना दिया। जैसे आपने शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स वाज 230 हियर, बट जब शॉर्ट कर दिया तो इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट हो गए, तो तब वोल्टेज क्या होगा, V = 0 हो जाएगा। लेकिन करंट क्या होगा, आपने जैसे ही इन दोनों को जोड़ दिया, बहुत हैवी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट में हैवी करंट फ्लो करेगा, क्यों, I = V/R। V 230 था, आपने सडनली उस V को R मतलब शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जब ओपन था तो रेजिस्टेंस ज्यादा था, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन जब आपने दोनों को एक तार से जोड़ दिया, शॉर्ट कर दिया, तो R क्या होगा, R 0 होगा। R जब 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। डिनोमिनेटर 0 मतलब I इंफिनिटी हो जाना चाहिए सडनली, तो I सडनली जूम हो जाएगा, बम्प मतलब बहुत ज्यादा करंट वो ड्रॉ करेगा। लेकिन आपके घर में एक MCB, सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज वगैरह सब कुछ रेडी है, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने शॉर्ट कर दिया, आपका सर्किट ब्रेकर या फ्यूज जो काम करके, सर्किट ब्रेकर या वो काम करके आपका MCB ट्रिप करके आपके सर्किट को, घर को, अप्लायंसेस को बचा ले। समझ गए, थोड़ा इधर से। ठीक है, आप उसके रेस्पॉन्स कर देना वहां पर। तो I = सो इसका मतलब है कि V = 0 में भी, V = 0 के कंडीशन में भी सर्किट काम कर रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि I तब भी है, ठीक है, even at V = 0 I is there, so energy will be there, that is what we said। खैर उस कंडीशन में वो ट्रिप होगा, वो अलग बात है, टेक्निकली वो होता है, बट यू कैन से दैट इवन व्हेन V = 0 एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। नाउ सिमिलरली कैपेसिटर, अगर आप कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर इज नथिंग बट 2 प्लेट्स को आपने एक पर्टिकुलर वोल्टेज, कैपेसिटर को क्या करते हो आप, यू गिव ए वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल बैटरी है, तो बैटरी क्या होता है, आपने बैटरी को जब चार्ज करोगे तो आपने प्लग पॉइंट में चार्जर रख दी, जैसे आपने चार्जर रख दी, इसके अक्रॉस 230 वोल्ट्स लगा दिया आपने, तो वो चार्ज करता रहेगा, ठीक है, चार्ज करता रहेगा। जब फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज होगा भाई, शुरुआत में अगर आपका बैटरी डेड हो गया, 0 हो गया, तो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेगा ये चार्जिंग करते वक्त, धीरे धीरे चार्जिंग करंट कम होगा, और लास्ट में जब फुल चार्ज हो जाएगा, आप बताओ आपने प्लग पॉइंट और चार्जर बनाया रखा है, उसके बावजूद क्या ये करंट लेगा, करंट नहीं लेगा ये, इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट इवन दो देयर इज वोल्टेज कनेक्टेड टू दिस। चार्जर का ये खासियत होता है। चार्जर का ये खासियत क्या, ये तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि करंट 0 होते हुए भी आप इसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर फुल चार्ज कंडीशन में बैटरी है, आपने उसको वोल्टेज दिया, सप्लाई दिया, तो वो करंट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उस करंट की वजह से चार्ज फुल है। भाई जब चार्ज थोड़ा डाउन होगा तभी तो वो ड्रॉ करेगा करंट, है ना। तो ये होता है, ये दोनों पॉइंट जो मैं कह रहा था। तो इवन व्हेन I इज इक्वल टू 0, हाँ V होना जरूरी है इस केस में और I होना जरूरी है इस केस में। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये जो हम बता रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट RLC. दिस finishes the topic of RLC. Actually आपके सिलेबस में RLC नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने RLC आपको समझा दिया।
अब आरएलसी के बेसिक्स, इक्वेशन, बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लीजिए प्लीज। जब आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। वीडियो जब आ जाएगा तो फिर बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। मेरे हिसाब से मेरा क्लास आप रेगुलरली फॉलो करते हुए अगर आप रिवीजन करेंगे तो यू विल नॉट इवन रिक्वायर एनी बुक। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, आगे याद रख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक, असली टॉपिक जो यूनिट 1 का टॉपिक है। सर आई हैव सम डाउट्स जो भी हैं प्लीज आप लिख के रख लीजिए। मैं जब टाइम दूंगा आफ्टर क्लास प्लीज उस समय बात करिएगा। ठीक है, बिकॉज इफ आई कीप टेकिंग डाउट्स नाउ टाइम विल बी वेस्टेड। इतना एक्सरसाइज तो आप कर सकते हैं, डाउट्स लिख के रख सकते हैं आप अलग से। तो नेक्स्ट एक्चुअल टॉपिक हमारा एसी सर्किट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी को बाद में देखते हैं। ये चीज तो आप सब लोग जानते ही हैं। सर्किट का मतलब सोर्स, लोड और मीडियम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सोर्स, लोड और मीडियम। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। हमने सर्किट्स के बारे में यही समझा है कि सिंपल सर्किट इज एनर्जी यूज्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड थ्रू अ मीडियम, दैट्स ऑल। दैट इज द फंक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब हमने ये आरएलसी इसलिए पढ़ा क्योंकि हम सोर्स को भी, मीडियम को भी, एल को भी मतलब लोड को भी आरएलसी से ही हम आगे जाके रिप्रेजेंट करके उसका एनालिसिस करते हैं। इसलिए हमने आरएलसी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम सर्किट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसी। अच्छा, एसी का मतलब इट्स नॉट एयर कंडीशनर, इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके अलावा एक और भी है डीसी। ठीक है, तो एम एसी सर्किट। ठीक है, एक मिनट। तो डीसी और एसी दो प्रकार के हमारे पास सर्किट्स होते हैं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट सर्किट, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, इन दोनों को समझने से पहले हमें इन दोनों के बारे में मतलब या इन दोनों, ये दोनों किस कैटेगरी के अंडर आते हैं वो समझना है। उससे भी पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम शुरुआत सोर्स से करेंगे, एस। ठीक है, एस सोर्स। इस सोर्स के हिसाब से सर्किट को आप एसी सर्किट या डीसी सर्किट बोल सकते हैं। अगर सोर्स एसी सर्किट है, सॉरी, अगर सोर्स एसी सोर्स है तो आपका सर्किट एसी सर्किट बनेगा। अगर सोर्स डीसी सोर्स है तो आपका सर्किट डीसी सर्किट बनेगा। एसी सोर्स या डीसी सोर्स का मतलब यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल और वेवफॉर्म। ये जो सोर्स है वो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी सिग्नल और एसी वेवफॉर्म हो तो एसी सर्किट। अगर डायरेक्ट करंट सिग्नल और वेवफॉर्म हो तो डीसी सर्किट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर सोर्स एसी सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल है या ऑल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म है तो आपका सर्किट जो है एसी सर्किट। अगर डायरेक्ट करंट सिग्नल है या डायरेक्ट करंट वेवफॉर्म है या डायरेक्ट करंट सोर्स है तो आपका सर्किट डीसी सर्किट माना जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज दिस सोर्स, व्हाट इज दिस सिग्नल, वेवफॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका इनपुट हो गया और लोड पर अक्रॉस आउटपुट मतलब लोड के अक्रॉस या लोड में आप आउटपुट देखेंगे। ठीक है, एनर्जी आप इनपुट की तरफ से आउटपुट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं और आउटपुट में कोई ना कोई आप वो देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फैन को चला रहे हैं तो आप एसी सोर्स से आप इनपुट दोगे एनर्जी, फिर फैन घूमेगा, उसके अक्रॉस आउटपुट जो है मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर एयर आपको मिलता रहेगा।
सो दिस इज व्हाट, इट्स ए सिस्टम, इट्स ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये जो इनपुट है, इनपुट सोर्स है, ये इनपुट सोर्स जो है, इनपुट सोर्स is of different signals, can be of different signals. Input source can be of different signals. क्या क्या सिग्नल्स हैं भाई? नॉर्मली आप एक ये सिग्नल्स आपने शायद पढ़ा नहीं होगा सेपरेटली, बट मैं वैसे बता दूंगा। पीरियोडिक सिग्नल सबसे पहले, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, हमारे हिसाब से ये दोनों हमें इंपॉर्टेंट है, और उसमें पीरियोडिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मतलब द सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल इज समथिंग विच repeats itself after a particular time period, ठीक है। Periodic signal is something which repeats itself after a particular time period, मतलब बार बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होता रहेगा कंटिन्यूअसली, वो पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट है, कि नॉन पीरियोडिक, लेकिन मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं। नॉन पीरियोडिक मतलब विच डज नॉट रिपीट एंड विच इज रैंडम। रैंडम मतलब वो कभी भी कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइम के बाद वो फिर दोबारा वही सिग्नल रिपीट होता रहे, नहीं। नॉन पीरियोडिक इज कंप्लीटली रैंडम, वो कैसे भी हो सकता है, लेकिन नॉन पीरियोडिक में रिपीटेशन नहीं होगा, और वो भी सेम रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए? अब ये रब कर सकता हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एसी सिग्नल का एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। देखिए ये एक एसी सिग्नल है, ठीक है। एसी सिग्नल, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया, लेकिन ये एसी इसलिए है क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है उसके दोनों तरफ ऑल्टरनेटिवली ऑसिलेट करता है। देखिए पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। खैर ये जरूरी नहीं है कि वो उसका शेप जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म को रिपीट करे, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये ऑल्टरनेटिंग है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। एक और ऑल्टरनेटिंग थोड़ा क्लियर, बेहतर, इजी फॉर्म में, ये भी ऑल्टरनेटिंग है। देखिए एक और ऑल्टरनेटिंग का, तो ये स्क्वायर वेव, ये तो रैंडम साइकिल, रैंडम वेवफॉर्म हो गया। ये स्क्वायर वेव, ये ट्रायंगल वेव, ट्रायंगल सिग्नल, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और ट्रायंगुलर सोर्स, आप जो नाम दे सकते हैं वो है। यहां पर जो भी एसी सोर्स, एसी सिग्नल, एसी वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर सोर्स, ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, एसी, स्क्वायर सोर्स, स्क्वायर वेवफॉर्म, स्क्वायर सिग्नल, ठीक है। ये एक रैंडम एसी सिग्नल, रैंडम एसी वेवफॉर्म, रैंडम एसी सोर्स, ठीक है। ये एसी का हो गया। अब अगर डीसी की बात करते हैं तो डीसी हमेशा कांस्टेंट होगा, ऐसे कोई भी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसी वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो वोल्टेज यहां पर चेंज होता रहे, यहां पर वोल्टेज भी चेंज होता रहे ऑल्टरनेटिंगली, ये भी वोल्टेज ट्रायंगल वेवफॉर्म में चेंज होता रहे। ये वोल्टेज, अगर डीसी वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है,
डीसी मतलब डायरेक्ट और कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी विथ टाइम, इट डज नॉट वेरी ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम अक्रॉस और अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा टी से हम देखते हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से टाइम के रेस्पेक्ट में ऑल्टरनेट हो रहा है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल बोलते हैं। ये डायरेक्ट सिग्नल विच इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, ठीक है। तो दिस इज डीसी। डीसी में कोई वैरायटी नहीं है, डीसी में ऐसे ही होता नॉर्मली। इसमें तो कई सारे आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पीरियोडिक के पास आते हैं। ये एसी है पर पीरियोडिक भी है, ये भी एसी है पर पीरियोडिक भी है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये एक साइकिल है। वेवफॉर्म देखिए, जीरो से ऊपर उठा, फिर नेगेटिव गया, फिर पॉजिटिव आया। यहां तक आप क्या कर सकते हैं, ये यहां से लेके यहां तक आप एक टाइम पीरियड एज्यूम कर लो टी। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल, सेम टाइम पीरियड इज टेकन फॉर अनदर साइकिल, सेम टाइम पीरियड इज टेकन फॉर अनदर साइकिल, and so on, which is nothing but repetition of a similar waveform continuously after a time period t, which is nothing but a periodic signal. So this is an AC periodic signal, square wave. This is an AC periodic signal, triangular wave. Triangular wave भी देखिए, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। ये एक t टाइम पीरियड t में एक साइकिल हुआ, फिर दूसरे टाइम पीरियड t में दूसरा साइकिल हुआ, फिर तीसरे टाइम पीरियड t में एक और साइकिल हुआ। समझ रहे हो? सो ये पीरियोडिक हो गया। अब डीसी में नो पीरियोडिसिटी एट ऑल। नॉन पीरियोडिक ये हो गया, बताओ, ये नॉन पीरियोडिक, ये एसी है बट नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि इसमें कोई रीति रिवाज नहीं है। इसमें देखिए, कोई बिना रीति रिवाज, ये अपने मर्जी से ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई वो नहीं है। मतलब इट इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, इट डजंट मैटर कि टाइम पीरियड उसका कितना है, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं दिखता आप लोग, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं है इसमें। तो वो नॉन पीरियोडिक एसी सिग्नल हो गया। अब समझ में आया? अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसी पीरियोडिक वेवफॉर्म। एसी पीरियोडिक वेवफॉर्म ये सब लोग जानते हैं, विच इज नथिंग बट, ये कौन सा वेव है? साइनसॉइडल वेव, साइन वेव, साइन वेव। अच्छा, साइन वेव क्यों कहते हैं हम? क्योंकि अगर आप इसको, इसके पॉइंट्स को देखेंगे अगर, तो साइन जीरो पर ये अगर थीटा एंगल है, साइन 0 पे 0 है, साइन 90 पे मैक्सिमम है 1, मान लो कि ये 1 है। फिर साइन 180 पे 0 है, ठीक है। साइन 270 पे -1 है, फिर साइन 360 पे 0 है। यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा साइकिल सेम 0 1, ठीक है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल। तो आप देखोगे कि दिस इज एसी पीरियोडिक साइन वेव। साइन फंक्शन को अगर आप वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से आएगा। एंड दिस वेव फॉर्म, साइन वेव, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सोर्स। साइन सिग्नल, एसी साइन सिग्नल, एसी साइन वेवफॉर्म और एसी साइन सोर्स is a commonly used source in electrical circuits. तो एसी सोर्स सर्किट्स में हम साइन वेव को सोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक मैं रब कर रहा हूं, प्लीज। मैंने कहा एसी alternating current sine wave is most commonly used source in AC circuits.
कॉमनली मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा ये यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब एसी साइन वेव के अलावा दूसरे एसी सिग्नल्स ट्रायंगुलर, स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट में फिलहाल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम एसी साइन वेव भी यूज करते हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और ज्यादा पढ़ने के बाद, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद या इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप इनको भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में देकर आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि भाई इनके देने से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या वजह है कि हम सिर्फ साइन वेव भी यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि भाई इसके इस स्टेटमेंट का वजह क्या है। मैंने कहा एसी साइन वेव इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स। व्हाई शुड आई ओनली यूज एसी सोर्स? व्हाई नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर? देयर आर मेनी अदर, सॉटूथ वेवफॉर्म और भी बहुत सारे हैं। वो सब हम क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी जनरेट AC power in sine waveform. We generate AC power or energy, we can say. क्या मतलब है? आज हम घर पे बैठ के हमारे पंखा, लाइट, गीजर, फ्रिज, टीवी सब चला पा रहे हैं, इसका मतलब हमें कहीं से AC पावर मिल रहा है, AC एनर्जी। और वो कहां से मिल रहा है? कहीं दूर पावर स्टेशन में एक जनरेटर के पास से मिल रहा है। और ऐसे सारे जनरेटर जो है वो जो पावर या एनर्जी को जनरेट करते हैं वो साइन वेव है, इसलिए हम साइन वेव को ही अपना सोर्स मानेंगे, ठीक है। और ये क्यों जनरेट हम साइन को ही कर रहे हैं? फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये और ये क्यों नहीं हम जनरेट कर रहे हैं, है ना? बिकॉज साइन वेव is the easiest one to be generated. Sine wave is the easiest waveform which can be generated. Sine wave is the easiest waveform that can be generated. ठीक है, जनरेटर से आप जनरेट करने के लिए साइन वेव सबसे आसान तरीका है। और दूसरा, मैथमेटिकली साइन वेव इज इजियर। क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ साइन is also a sine wave. Similarly, integral of sine is also a sine. इस बात को मैं समझाता हूं, ठीक से सुनिए। मैंने कहा कि AC साइन वेव मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स है। क्यों? क्योंकि हम जनरेशन ही AC पावर और एनर्जी साइन वेव के रूप में जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे आसान वेव होता है जनरेट करने का साइन वेव, ठीक है। और दूसरा, मैथमेटिकली अगर आप साइन वेव को एनालाइज करना चाहोगे, एनालाइज कैसे करोगे? सिंपली हम जो एसी सर्किट्स की बात अभी कर रहे हैं उसमें लोड्स क्या हैं, या सोर्सेस, लोड्स, मीडियम में हमने कहा कि RLC, यही तो तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो R में तो खैर V इज इक्वल टू IR है, सिंपल, ठीक है। अगर हम L और C देखें तो एक में डेरिवेटिव है, दूसरे में इंटीग्रल है, या दोनों में डेरिवेटिव मान लो, दोनों में इंटीग्रल मान लो, क्योंकि डेरिवेटिव को आप इंटीग्रल में भी लिख सकते हो, इंटीग्रल को डेरिवेटिव में भी लिख सकते हो। तो अगर आप एनालाइज करना चाहें तो इंडक्टर और कैपेसिटर में एक बार इंटीग्रल, एक बार डेरिवेटिव आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप साइन वेव को साइन वेव का डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी साइन आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस, लेकिन कॉस भी तो साइन में लिख सकते हैं। कॉस इज नथिंग बट साइन 90 प्लस समथिंग और साइन 90 माइनस समथिंग, वेरी सिंपल। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, अगेन माइनस कॉस कैन अगेन बी रिटन एज अ साइन वेव। भाई कॉस को आप साइन में लिख सकते हैं कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल। सो यू से दैट डेरिवेटिव एक साइन का करते हैं तो भी साइन आएगा,
इंटीग्रल एक साइन का करते हैं तो भी साइन आएगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ए साइन वेव इज ऑल्सो इजियर। अगर आप कहें सर तो फिर इसकी जगह ये दोनों भी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी है, उसका क्या होगा? आप एक बार डेरिवेटिव और इंटीग्रल करके देखिए, तब पता चलेगा। पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रल निकालने में ही 15 मिनट लग जाएंगे आपको, ठीक है? तो मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल solution of a sine wave is also easiest of all, ठीक है? So these are the main reasons that we use sine wave most commonly as the source in AC circuits, ठीक है? तो जब हमें साइन वेव समझ में आ गया, मतलब साइन वेव का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, तो हम साइन वेव के कुछ प्रॉपर्टीज, साइन वेव के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज जो है एसी वेव्स का है, लेकिन हम स्पेशली साइन वेव के लिए पढ़ रहे हैं ये, ठीक है? मैं हर प्रॉपर्टी को साइन वेव के इसमें बताता हूं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ नाम दे रहा हूं, दूसरे सर आ गए तो लेट मी जस्ट गिव यू नेम्स। टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आप लोग जानते भी हैं, ये नई बात नहीं है। टाइम पीरियड आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है? पीक वैल्यू एंड देन instantaneous value, and then phase or phase angle, and then average value, and then RMS value, RMS क्या है ये बताएंगे, and then form factor, and then peak factor. So these are the properties of any AC waveform. पर्टिकुलरली हम साइन वेव के लिए इन सबको पढ़ेंगे। डिफाइन तो हम जनरली करेंगे, और साइन वेव का टाइम पीरियड क्या है, साइन वेव का पीक वैल्यू क्या है, साइन वेव का इंस्टेंटेनियस, साइन वेव का फेज, ये सब हम साइन वेव के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। डेफिनेशन और समझना हम हर AC वेवफॉर्म के लिए करेंगे, लेकिन जब हम फाइनली समझेंगे उसको साइन के लिए समझ के डिफाइन करेंगे फिर बाद में, ठीक है? ओके, आई थिंक आई कैन टेक सम डाउट्स, ठीक है? आप डाउट्स वो करिए, देन आई विल बी आंसरिंग देम। सर पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल की सर एग्जांपल क्या है सर? किसका एग्जाम्पल? पीरियोडिक का? ये सर पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक का एग्जाम्पल्स तो यहीं पर थे अभी। साइन वेव भी पीरियोडिक का एग्जाम्पल है, स्क्वायर वेव भी है, रेक्टेंगल भी है, और ट्रायंगुलर भी है। ये सब पीरियोडिक वेव्स के एग्जाम्पल है भाई। पीरियोडिकली दे आर रिपीटिंग देमसेल्फ। साइन वेव भी देखिए, एक पीरियड के बाद फिर साइन वेव पूरा रिपीट हो रहा है, फिर 1 टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड, 3 टाइम पीरियड, ऐसे हर टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है। तो ये पीरियोडिक हो गया। नॉन पीरियोडिक में कोई इस तरह का डिसिप्लिन नहीं होगा। ये सबसे ऊपर वाला जो मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया वो नॉन पीरियोडिक है, ठीक है? मैं चाहो तो एक और एग्जाम्पल यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, यहां पर जगह है। नॉन पीरियोडिक वाला देखिए, अगर ऐसा है, ये देखिए, फर्स्ट एक ट्रायंगुलर शेप है, फिर एक रेक्टेंगल शेप है, फिर एक स्क्वायर शेप है, फिर एक ट्रायंगल शेप है, फिर एक बहुत ही छोटा सा स्क्वायर शेप है। तो यू कैन सी दैट रैंडमली द शेप्स आर डिफरेंट, ऑल्दो इट्स एन एसी वेवफॉर्म कि भाई एक्स एक्सिस के दोनों तरफ आपके वैल्यू बदल रहा है टाइम के हिसाब से, लेकिन देर इज नो डिसिप्लिन, देर इज नो पीरियोडिसिटी,
देयर इज नो रिपीटेशन, सो उसको नॉन पीरियोडिक बोलते हैं। नॉन पीरियोडिक तो आप किसी भी तरह ड्रॉ कर दो, नॉन पीरियोडिक होगा, बट डिसिप्लिन के साथ नहीं। डिसिप्लिन दे दोगे तो इस तरह डिसिप्लिन देना पड़ेगा, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में पीरियोडिक बन जाएगा। ठीक है, why question, why due to extra charging our mobile phone battery swallows? That's a issue with each battery। वो बैटरी का लाइफ अगर खराब हो गया, बैटरी अभी फिलहाल आजकल के बैटरीज या चार्जर्स में एक पर्टिकुलर स्विच टाइप का रहता है, जो कि जैसे ही वो फुल चार्ज हो जाए वो चार्जिंग को बंद कर देगा। ठीक है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट होगा। कभी कभी ये अरेंजमेंट खराब होगा, कभी कभी देयर विल बी एन इश्यू विथ फुल चार्जिंग। बेसिकली आपको हमेशा वो चार्जिंग की तरह ही दिखाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम बैटरी में होगा तो ये एक्स्ट्रा चार्जिंग और बैटरी फूलना वगैरह होता है, ये तो एक फॉल्ट है उसमें। और वही वो तो उसने दे दिया, पीरियोडिक मीन विच चेंज पीरियोडिकली, शुभ गर्ग ने, एंड नॉन पीरियोडिकली रिपीट नॉन पीरियोडिकली, नॉट एनी फिक्स टाइम पीरियड। यस दैट्स राइट। हाँ, तुषार मित्तल कह रहा है सर व्हाट इज द सर्किट कॉल्ड इन विच बोथ AC DC करंट फ्लोज विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर? उसको आप एक्चुअली वो इनपुट साइड है भाई, एक साथ AC DC तो चल सकते हैं, सही है आपने कहा। उसको आप AC या DC नहीं बोलते, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC। उसको आप रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं, इन विच यू हैव एन इनपुट साइड एज AC, आउटपुट साइड एज DC, ये होता है। ठीक है, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सर्किट जो यहां पर मैंने ड्रॉ किया, वहां पर एक सोर्स और लोड है, सिंपली वहां कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो उसको आप सिंपल AC या DC डिपेंडिंग ऑन द सोर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, रेक्टिफायर में डेफिनेटली इनपुट AC है, उसको फिर वो DC में कन्वर्ट करता है। मधुर विच इज मोर डेंजरस, वोल्टेज और करंट? दोनों ही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक्चुअली वोल्टेज इज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर करंट। अभी जो मैंने अभी एक प्लग पॉइंट का एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया, दो पिंस, इन दोनों के बीच में 230 वोल्ट्स है। ठीक है, 230 वोल्ट्स थे दोनों के बीच में। जब आपने प्लग में कनेक्शन दिया, तार कनेक्ट किया, प्लग पॉइंट जोड़ा आपने, तो आपने क्या किया? यू हैव क्रिएटेड ए कंडक्शन। मतलब जैसे ही आपने प्लग पॉइंट जोड़ा तो आपने एक लोड इसके अक्रॉस कनेक्ट किया। तो लोड कनेक्ट करने से पहले तक सिर्फ 230 वोल्ट्स रेडी था, वहां पर करंट नहीं था, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए कोई पाथ, कंडक्टर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने एक प्लग पॉइंट जोड़ दिया, एक लोड जोड़ दिया, तो आपने इस वोल्टेज को मौका दिया कि भाई आप अब करंट को ड्राइव करिए, मेरे पास पाथ है, मेरे पास एक लोड रेडी है। तो ये 230 वोल्ट्स इस लोड के प्रॉपर्टी के हिसाब से करंट को ड्राइव करेगा। तो वोल्टेज के बिना करंट नहीं है। ठीक है, और करंट तभी फ्लो करेगा व्हेन देयर इज ए वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 230 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसकी वजह से एवरीथिंग, मैंने पहले भी कहा फर्स्ट क्लास में कि एनीथिंग फ्लोस बिटवीन वन पॉइंट और अदर पॉइंट ओनली फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड। तो अगर प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है वोल्टेज में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा। विच इज मोर डेंजरस, वोल्टेज और करंट? एक्चुअली दोनों ही है। वोल्टेज में जाके आप हाथ लगाओगे, आपके अंदर से करंट फ्लो करके अब पता चलेगा क्या डेंजर है। तब आप बताओ वोल्टेज डेंजर है, करंट डेंजर है। तो यू कैनॉट जस्ट डिफरेंशिएट कि भाई ये डेंजर है, वो डेंजर है। हाँ, डीसी इज मोर डेंजरस, दैट इज ट्रू, बिकॉज डीसी में देयर इज नो ऑल्टरनेटिंग, वो स्ट्रेट है, तो उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। एसी में देखिए बीच में कभी जीरो भी होता है। तो
कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड या कंपैरेटिवली एसी इज लेस डेंजरस, डेंजरस तो दोनों ही है, बट डीसी इज हाईली डेंजरस। ठीक है भाई देवेश, मैंने वही कहा कि मोबाइल स्वेलिंग का रीजन अंदर सर्किट का फॉल्ट है, तभी होता है। सर्किट का फॉल्ट है तो सोर्स क्या करेगा बेचारा, या कैपेसिटर क्या करेगा? अंदर सर्किट में कोई इश्यू है, उस वजह से ये स्वेलिंग वगैरह होता है। ठीक है, और वाई स्पार्किंग हैपेंस, स्पार्किंग क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट की वजह से और लूज कनेक्शंस की वजह से, उसकी वजह से होता है। हाँ, कौन पूछना चाह रहा है? हाउ कैन बी जनरेट नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक एसी करंट? नॉन पीरियोडिक जनरेशन तो बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है। पीरियोडिक एसी में खासकर साइन वेव में आप जनरेशन बहुत आसान से कर सकते हो। यही तो मैंने ये बात कही है कि जनरेशन करना इजियर है। फैराडेस लॉ, सिंपल फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। फैराडेस लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज, फैराडेस लॉ का एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया है तो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर आप फील्ड के अंदर ले जाओगे तो देयर इज अ वोल्टेज। अगर आप गैल्वेनोमीटर रखोगे तो देयर इज अ वोल्टेज, व्हाट यू से, वोल्टेज ट्रिगर। और जब आप उस कंडक्टर को बाहर निकाल दोगे देयर इज एन अनदर वोल्टेज ट्रिगर। जब आप कंडक्टर को उस फील्ड में ले जाओगे तो वोल्टेज पॉजिटिव दिखाएगा। जब आप उस कंडक्टर को फील्ड से बाहर ले आओगे तो वोल्टेज नेगेटिव दिखाएगा। फिर आप अंदर ले जाओगे तो वोल्टेज पॉजिटिव। तो वोल्टेज वेवफॉर्म आप ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल फैराडेस लॉ से भी आप एक ऑल्टरनेटिंग एसी साइन वेव जनरेट कर सकते हैं। If we take magnet near or far from conductor, then there is an EMF and current induced in the conductor. Yes, that EMF is positive if you take near and negative if you take far. Near positive, far negative. इस तरह आप continuously करते रहोगे तो positive negative आप लेकर आ रहे हो. That's all. So induced EMF is generated now? Yes, induced EMF. That the EMF generated is called as induced because there is no direct contact between conductor and the field and the other portion. वहां पर आप इंडक्शन प्रिंसिपल से ही कर रहे हैं ईएमएफ को जनरेट, इसलिए उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और वहां पर खासकर इंडक्टेंस का रोल है। मैंने जो इंडक्टेंस को डिफाइन किया था कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वही लॉजिक है। ठीक है, I will not teach you about solar energy. सर आपने आज एक प्रॉपर्टी बनाया था इंडक्टेंस की, इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। और सर आपने सेकेंड क्लास में जब बोला था कि वो हीट को स्टोर नहीं करता, और सर मैग्नेटिक फील्ड और हीट को आपस में लिंक करते हैं ना सर? आप ये शायद पूछ रहे हैं कि इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। यस, सही है, तो इसमें डाउट क्या है? बट सर उसमें मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है तो सर हीट भी जनरेट होता होगा। हीट मैग्नेटिक फॉर्म में इंडक्टेंस हीट स्टोर करता है तो फिर हीट जनरेट होता होगा इंडक्टेंस के अंदर। हाँ हाँ, जब वो वापस देगा, देखिए मैंने क्लियरली बताया इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ वहां पर मैग्नेटिज्म को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट मतलब दोनों साथ साथ, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो इंडक्टेंस बेसिकली प्रिजर्व्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल भी है, माना नहीं कर रहा हूं मैं, बट उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देते रहोगे, आई देते रहोगे, करंट देते रहोगे, तो E इज इक्वल टू एल आई, हाफ एल आई स्क्वायर के रूप में एनर्जी स्टोर होता रहता है। एंड दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड दैट इज स्टोर्ड प्रॉपरली। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना इसको और तब आपको समझ में आएगा। ओके सर, ओके सर। हाँ, और while AC graph
इसका आंसर उसी में है, फ्लक्चुएट जो भी होता है उसको ऑल्टरनेट बोलते हैं, जो फ्लक्चुएशन होता है उसको ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं, जो चेंजिंग बोलते हैं, ठीक है, दैट इज वाई इट्स फ्लक्चुएट। टाइम चेंज की होती है सर, नहीं आवाज नहीं आई, की वैल्यू विद रिस्पेक्ट, पार्डन, AC की वैल्यू टू टाइम चेंज की होती रहती है सर। नहीं आपकी आवाज वॉल्यूम क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, टाइप कर दीजिए आपका नाम बता दो। जागृत ने आंसर दे दिया, सही है। कमलेश कह रहा है कि हाउ मच टाइम ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर आंसर। वो गुड्डू कुशवाहा उसका जवाब दे दिया उसने, एंड शुगर ने भी दे दिया, सही है, फ्रीक्वेंसी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है कि आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक आई एम एबल टू डिलीवर द लेक्चर प्रॉपरली। इस हफ्ते के बाद शायद सैटरडे या मंडे आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू वेदर आई एम टीचिंग प्रॉपरली, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज ये तो लाइव क्लास है लेकिन आप कहीं दूर बैठे हैं। अगर क्लास में होता तो मैं सीधा सीधा हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आपसे पता करता कि आर यू फॉलोइंग और नॉट, बट बिकॉज यू आर समवेयर फार ऑफ आई कैनॉट डू दैट नाउ। ओके, अंकुश ने पूछा कि डज द करंट हैव एनी स्पीड इन वायर। सवाल लॉजिकल तो है, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर स्पीड है, आप जानते ही हैं वही स्पीड होता है। ऐसा कोई वो स्पीड नहीं है कि भाई थोड़ी देर 10 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, थोड़ी देर 20, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन स्पीड होता है वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। ठीक है, बस, थैंक यू। तो आपने बुक बताया था, बुक का नाम बता दीजिए एक बार जरा। क्या 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 आपने बुक बताया था इसके ECM का, एक बार बुक का नाम बता दीजिए ECM। JB गुप्ता था एक, नहीं सॉरी JB गुप्ता नहीं, सॉरी, आपके लिए चक्रवर्ती, ए अभिजीत चक्रवर्ती था उसका, ए चक्रवर्ती, अभिजीत था, अभिजीत चक्रवर्ती, और दूसरा था JB गुप्ता था दूसरा, और अशफाक हुसैन, अशफाक हुसैन, अशफाक हुसैन। ठीक है, ये तीनों बुक्स हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।